आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। अगर एग्ज़ाम में इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। और बाकी जो है कि इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, इससे रेलिवेंट जो भी कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले एक बात कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सब ठीक है, और जो आज का लेक्चर है इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है, या आप चाहते हो कि जी आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका जो है वो आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मैंने अगेन वही बात करूँगी कि कोई भी चीज़ है वो उसके नेम, उसका जो नेम होता है, ठीक है, उसके मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हमें उसका मीनिंग पता चल जाए तो फिर हमें थोड़ा सा फिनोमेना भी समझ में आ जाता है, थोड़ा सिनेरियो भी पता चलता है कि हाँ शायद ये डायरेक्शन होगी जिस चीज़ की। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका अगर मीनिंग देखें तो टेबल का तो हमें पता है कि जी टेबल किस फॉर्म में होता है या किस चीज़ को हम टेबल कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या होता है जी? पीरियोडिक का जो मीनिंग है वो ये है कि रेगुलर। ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, किसी चीज़ का बार बार आना। तो उस चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया गया, उसके लिए क्या टर्म यूज़ की गई, उस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिए पीरियोडिक की जो है वो टर्म यूज़ की गई। यानी कि पीरियोडिक टेबल आप इसको कह सकते हो रेगुलर टेबल। ठीक है, या कि रिपीटेशन टेबल। ठीक है, कैसे रिपीटेशन कि जिसमें कोई चीज़ जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद बार बार जो है वो रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो ये था जी कि रेगुलर टेबल यानी कि पीरियोडिक टेबल या रिपीटेशन टेबल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, किस चीज़ का था, क्यों था, किस वजह से था, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हुआ क्या जी, थोड़ा सा इसको अगर हम सिनेरियो देखें कि 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो अराउंड अबाउट जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो 63 एलिमेंट्स जो है वो उस वक्त तक जो है वो डिस्कवर किए जा चुके थे। ठीक है, अब जितने भी उस टाइम पे केमिस्ट थे उनकी यही कोशिश थी कि वो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनको किसी तरह से एक फॉर्म के अंदर अरेंज कर लिया जाए। ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर उनके एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक मैसेज, जितनी भी उनकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स थी, तो उस टाइम के जितने भी केमिस्ट थे उनकी सबकी जो थी वो यही कोशिश थी कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया जाए किसी तरीके से। ठीक है, इन्हीं कोशिशों की वजह से एट द एंड पीरियोडिक लॉ जो है वो डिफाइन किया गया। ठीक है, पीरियोडिक लॉ यानी कि वो असूल जो है वो मुतारफ़ करवाया गया जिसकी बेस पे पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया गया। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको, उन सब एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक लॉ के ऊपर जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो अरेंज किया गया। पीरियोडिक लॉ यानी कि वो जो असूल है, और पीरियोडिक इसलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि वो किससे लिंक था, किस चीज़ का असूल था, पीरियोडिक टेबल का जो है वो असूल था, इसलिए उसको जो है वो उस लॉ को पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, अब वो पीरियोडिक लॉ क्या था, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। ठीक है, कहते हैं जी कि 19th सेंचुरी की बात है जब ये पीरियोडिक टेबल जो है वो फर्स्ट टाइम अरेंज किया गया। ठीक है, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ the elements known at that time were arranged in the form of a table which is known as periodic table. ठीक है, कहते हैं जी वो जो पीरियोडिक लॉ था 19th सेंचुरी के अंदर, उसकी बेस पे जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक नाउन थे, ठीक है, उनको अरेंज किया गया एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, जिस चीज़ को, जिसका नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसे जो है वो पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, कि एलिमेंट्स को अरेंज करके एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया। ठीक है, तो उसको उसका नाम दे दिया गया जी पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल की, इसको, इन एलिमेंट्स को अरेंज देना, इस हद तक अरेंज करना इस हद तक ज़रूरी था कि आज के दौर में भी ये बहुत वैलिड माना जाता है। ठीक है, इसी की बेस पे सारे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, और फर्दर ऐसे एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी जगह जो है वो रखी गई है इसके अंदर, कि जब वो डिस्कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट है कि अभी और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने,
जिनको जो है वो डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए भी जगह है। तो इस पे भी काफ़ी बार ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है। फिर एट द एंड जो फाइनल फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ये कैसी है, किस तरह से ये सफ़र तय हुआ, वो सारी चीज़ें इसकी हिस्ट्री को लेके हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो जो पीरियोडिक टेबल है इसके बहुत सारे जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समझा जाता है वो क्या है कि जी इट प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर कह ले इसकी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का, कि जी इसके अंदर उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी का जो है वो हिसाब किताब लगाया जा चुका था, ठीक है, जो कि अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बात की कि जब बनाया गया था तो तब जो टाइम पीरियड था वो 19th सेंचुरी का था, ठीक है। उस वक्त इसको अरेंज किया गया था, तो उसके उस टाइम पे जो है वो 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे मजीद एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, यानी कि अब जो है उनकी तादाद है वो टोटल 118 है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले से ही डिसाइड की जा चुकी थी, ठीक है, कि अगर वो डिस्कवर होते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था कि इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। अब फर्दर हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मेनली किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो ही मेजर चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके साथ इसको अरेंज किया गया है। एक अगर देखें तो हम इसमें रोज़ हैं और दूसरी अगर चीज़ देखें तो वो है कॉलम्स, ठीक है। यानी कि इसमें जो है वो उन रोज़ और कॉलम्स को जो है वो ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कहते हैं जी द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है, कि वर्टिकल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको नाम दिया गया कि वो क्या है, ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स किस चीज़ को नाम दिया गया, कहते हैं जी हॉरिजेंटल लाइंस, या फिर ये कहा जा सकता है कि हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल वर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स का नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और जो हॉरिजेंटल लाइंस थी या हॉरिजेंटल रोज थी उनको जो है वो पीरियड्स का नाम दिया गया, ठीक है। ये देखिए जी ये है पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके अबाउट हम स्टडी करेंगे, ठीक है, अपने लेक्चर के अंदर। तो ये देखें इसमें दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो है वो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर हमें इनको वर्टिकल देखें तो ये एज अ वर्टिकल कॉलम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, और इनको नाम दिया गया है ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स कितने हैं, 1 से लेके 18 तक जो है वो ग्रुप है, ठीक है। और अगर हम इनको जो है वो रो वाइज देखें, हॉरिजेंटल लाइंस वाइज देखें इनको, तो ये क्या है जी कि इसमें जो है वो 7 पीरियड्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया गया है जो कि 1 से लेके 7 तक हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है जो कि कितने हैं, 1 से लेके 18 तक है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जो है वो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, इनको पीरियोडिक लॉ की बेस पे अरेंज कर लिया गया था, ठीक है, रो वाइज भी और जो है वो कॉलम वाइज भी, यानी कि ग्रुप्स में भी इनको अरेंज किया गया और इनको पीरियड वाइज भी इनको जो है वो अरेंज किया गया, ठीक है। लेकिन जो मेन ऑर्डर था इनके अरेंज करने का वो क्या था जी, या किस बेस पे ये अरेंज किए गए हैं। अब फाइनल जो हमारे पास इसके लुक है वो किस तरह से है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कोइंसाइडेड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, कि जो जितने भी एलिमेंट्स अरेंज है 118 एलिमेंट्स जो अरेंज है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया है, ठीक है। वो अभी हमने देखा था कि किस तरह से 118 अगर एलिमेंट्स हैं तो 1 से लेके 118 तक जो एटॉमिक नंबर है वो दिया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से जी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, ठीक है। और ये किस पे मुश्तमिल होता है, इसमें रोज भी होते हैं, इसमें जो है वो कॉलम्स भी होते हैं जिसको ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम दिया गया है, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करेंगे इसकी, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको मजीद देखेंगे, सारा इसका स्टडी करेंगे कि कैसे अब जो मौजूदा फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की ये हम तक पहुंची है, ठीक है। स्टार्ट पे क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, कैसे अरेंजमेंट्स की गई और फाइनल जो अरेंजमेंट थी वो हमारे पास कैसे पहुंची, ठीक है, और किसने की। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं।
सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये जो एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के, इसको अरेंज करने की कोशिश की, वो थे डू ब्राइनर, ठीक है। तो डू ब्राइनर ने जो है वो ट्राई किया इसको अरेंज करने के लिए। किस तरह से उन्होंने ट्राई किया वो देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग डू ब्रेनर्स ट्राई-एड्स, ठीक है, कि डू ब्रेनर्स के जो थे ट्राई-एड्स। अब ट्राई-एड्स से क्या मुराद है वो देख लेते हैं। अब हुआ क्या जी, ट्राई-एड्स, ठीक है, ट्राई मीन तीन और एड्स मीन यानी कि तीनों को जमा करना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग बनता है। अब वो क्यों कहा गया जी कि डू ब्रेनर्स ट्राई-एड्स, वो देख लेते हैं। कहते हैं जी डू ब्रेनर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन अटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राई-एड्स, ठीक है। अब देखें, हमने बात की पीरियोडिक टेबल के अंदर जी, अभी तो हाँ, अभी हमारे पास जो है वो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 18 तक है। उस टाइम पे जो भी अरेंजमेंट किया गया होगा, जिस तरह से भी अरेंज किए गए होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी ग्रुप्स होंगे। तो डू ब्रेनर्स ने क्या किया कि सेवरल जो ग्रुप्स थे उनके अंदर 3-3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जो है उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। उस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया कि जी इस बेस पे अगर उनके 3 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को अगर स्टडी किया जाए, उस बेस पे अगर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो इस तरह से वो जो तरतीब बनेगी या उस बेस पे जो भी पीरियोडिक टेबल अरेंज होगा वो क्या कहलाएगा, वो ट्राई-एड्स कहलाएगा। क्योंकि डू ब्रेनर ने किया था तो इसलिए उसका नाम क्या बना जी, कि डू ब्रेनर्स ट्राई-एड्स, ठीक है, कि डू ब्रेनर ने ट्राई-एड्स की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया। वो जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म थी वो क्या थी, वो ट्राई-एड्स की फॉर्म थी, ठीक है। कैसे थी वो फॉर्म, वो अभी हम इसकी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं जी कि इन ट्राई-एड्स, अब ट्राई-एड्स के अंदर क्या हुआ जी, कि जी 3 एटम्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। हुआ क्या जी, कैसे अरेंज दिया डू ब्रेनर्स ने, कहते हैं जी सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ट्राई-एड के अंदर क्या था कि देखिए 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि उन तीनों एलिमेंट में से जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो बाकी जो 2 साइडों पे जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज मास के बराबर होगा सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। अब क्या है जी, कहते हैं जी कि जो 1 ट्राई-एड ग्रुप की जो एग्जाम्पल है वो क्या दी, किस तरह से उन्होंने ट्राई-एड बनाए। जैसे जी उन्होंने क्या किया जी, कैल्शियम लिया, ठीक है, स्ट्रोंशियम लिया और बेरियम लिया, ठीक है। अब ये 3 उन्होंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और इनके एटॉमिक मैसेज ले लिए। उनका कहना क्या था, डू ब्रेनर्स ने क्या कहा था, कैसे उन्होंने ट्राई-एड की बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज देना चाहा था कि जी जैसे ये स्ट्रोंशियम जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है, एलिमेंट कह लें, इससे पहले कैल्शियम है और इसके बाद जो है वो बेरियम है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा इसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट वाले और जो लास्ट वाला एलिमेंट है इन दोनों के जो है वो एटॉमिक मैसेज का एवरेज होगा, ठीक है, कि एवरेज के बराबर होगा। कैसे, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है और बेरियम का कितना है 137, ठीक है। तो एवरेज मास इनका कैसे निकलेगा कि 40 को 137 के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो जो आंसर आता है वो आता है 88 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रोंशियम का जो मास बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा, वो होगा 88, ठीक है। तो इस तरह से जी उन्होंने सारा हिसाब किताब लगा के डू ब्रेनर्स ने जी ट्राई-एड की बेस पे जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज दिया, ठीक है। कहते हैं जी द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस कर ली कि कैसे स्ट्रोंशियम का जो मास है वो कैल्शियम और बेरियम के एवरेज जो एटॉमिक मास है उसके बराबर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये थी इस तरीके से जी डू ब्रेनर्स ने जी ट्राई-एड्स बनाए थे, लेकिन ये तरीका जो है वो फ्लॉप हो गया था। इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका, फेलियर क्या था वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ डू ब्रेनर्स ट्राई-एड्स, ठीक है, वो क्या थे। सबसे पहला फेलियर था जी कि ये जो इनका तरीकेकार था ट्राई-एड्स का, इससे हुआ क्या, अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे,
ठीक है, कि बहुत ही कम एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनको इन ट्राइएड्स के तौर पे जो है वो अरेंज किया जा सकता था। ठीक है, सेकंड फेलियर क्या था जी, दिस क्लासिफिकेशन डिडंट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। और ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, ये जो अरेंजमेंट उन्होंने दी थी एलिमेंट्स की, इसने कोई खातिर ख्वाह जो है वो एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिली, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस वजह से जो डुब्रेनर्स के ट्राइएड्स थे, ठीक है, ये तरीक़ेकार उनका फ्लॉप हो गया। ये आगे जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सका, ठीक है, नहीं कर सका। फिर क्या हुआ जी, नेक्स्ट और केमिस्ट आए और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें की और जी फाइनल जी इस तरह से काम होता चला गया और आज जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने मौजूद है वो फाइनली बन गया। ठीक है, डुब्रेनर्स के बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड। ठीक है, उनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने जो अरेंजमेंट दी उसको उसको जो नाम दिया गया है वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ठीक है, ऑक्टेव्स जैसे ट्राइएड से कि 3 एलिमेंट्स को जी ऐड किया जा रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट देने की कोशिश की गई पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद जो न्यूलैंड्स थे इनका जो था जो अरेंजमेंट थी वो थी ऑक्टेव्स। ठीक है, ऑक्टेव मीन्स 8। ठीक है, कि जी 8 चीज़ों का जी जिक्र था जी, कि 8 का जो है वो किस तरीके से जी ऑक्टेव्स के बेस पे उन्होंने उसको अरेंज दिया। अब न्यूलैंड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स को अगर हम इस तरीके से अरेंज दें, ठीक है, अरेंज किया जाए कि क्या हो जी, कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 8 एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फिर से वही होंगी जो कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, और ये सब कैसे होगा, किस तरह से अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, तब होगा। तो उसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को अटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर कि इंक्रीजिंग, जैसे आजकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें है इंक्रीजिंग अटॉमिक नंबर। ठीक है, कि जैसे जैसे अटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि अगर इंक्रीजिंग अटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो फिर क्या होगा, फिर ऑक्टेव्स होगा। ऑक्टेव्स क्या होगा कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वही होंगी जो कि फर्स्ट एलिमेंट की होंगी। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो है वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो ये जो बेस थी ये न्यूलैंड ने प्रोवाइड की थी, न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स के उस पर। ठीक है, अब ये किस तरह से थी इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम इसको मजीद समझेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। कहते हैं जी, अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग अटॉमिक मैसेज। ठीक है, कि अगर एलिमेंट्स को उनके अटॉमिक इंक्रीजिंग अटॉमिक मैसेज की बेस पे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया जाए तो क्या होगा कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज फिर से जो है वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो किस तरह से होगी अभी देख लेते हैं जी। इसके एक्सप्लेनेशन में जी पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इन 1860 के अंदर कैनिजारो, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिटरमिन किया करेक्ट अटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो अटॉमिक मैसेज को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है वो है कैनिजारो साइंटिस्ट को। ठीक है, कि 1860 में उन्होंने एलिमेंट्स के करेक्ट अटॉमिक मैसेज जो है वो डिस्कवर कर लिए थे। ठीक है, जब एलिमेंट्स जो है वो अटॉमिक मैसेज डिस्कवर हो गए तो देन अगेन जो है वो साइंटिस्ट जो है वो ये ट्राई करने लगे कि एलिमेंट्स को जो है वो कैसे अरेंज किया जाए। ठीक है, अटैम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ जी कि इन 1864 न्यूलैंड्स पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, कि न्यूलैंड ने सिर्फ 4 साल बाद ही जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो पुट फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, अभी हमने यही स्टडी किया पीछे कि जी अगर अटॉमिक इंक्रीजिंग अटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, हर 8 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या जी कि इस काम को भी जो है वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ये भी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ, क्या फेलियर थे इसके, वो देख लेते हैं। ठीक है, फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स।
ठीक है। सबसे पहला जो फेलियर था वो ये था जी कि अगर इस तरह से अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता तो क्या था, नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उन वो एलिमेंट जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके लिए कोई भी जगह जो है वो पीरियोडिक टेबल में नहीं बची। ठीक है। सेकंड जो था वो क्या था जी कि नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नाउन एट दैट टाइम। और उस वक्त तक जो है वो जब ये न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया उस वक्त तक नोबल गैसेस भी जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से जी कि ये जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स थे, ठीक है, ये वाला आइडिया जो है वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू नहीं किया गया फर्दर, और जो है वो कोशिश की गई कि मज़ीद जो है वो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल के इतना ही काफ़ी है। ठीक है। तो मज़ीद इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे ये मराहिल तय हुए, ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। अभी तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो।